गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है, पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। सार्थक पहल के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जीवन चरित्र, सामाजिक सुधारक के रूप में, आर्थिक विचारक के रूप में, राजनीतिक विचारक के रूप में, स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी का क्या योगदान है, इन सभी विषयों पर हमें चर्चा करना है। और एक पार्ट इसका हो चुका है, उसमें हमने प्रारंभिक जीवन पढ़ा कि महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर काठियावाड़ में। पिता का नाम करमचंद उत्तमचंद गांधी, माता जी का नाम पुतलीबाई। कस्तूरबा जी से इनका 13 वर्ष की आयु में विवाह हुआ था। 1888 में ये लंदन में ब्रिटेन गए हायर एजुकेशन के लिए, और वहां से 1891 में वापस आए। 1893 में कहा गए वो दक्षिण अफ्रीका गए। किस कंपनी का केस लड़ने के लिए गए थे? अब्दुल्ला एंड कंपनी का। जावेरी कौन थे, उसके मालिक कौन थे? सैयद हाजी खान, ठीक। और इनके एक मित्र थे करीम जावेद, नाम लिखवा है इनके। हाँ, इनके माध्यम से ये केस इनको मिला था। और कितने साल के लिए? 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। शर्तें थी कि इनको फर्स्ट क्लास की टिकट से इनको आना जाना होना था, लेकिन वहां पर उनके साथ में बड़ा अन्याय हुआ। रंग भेद नीति का वहां पर सामना करना पड़ा इनको। और फिर इनके दिमाग में तभी से ये बात उठी कि नहीं, मुझे इन सब नीतियों का विरोध करना चाहिए। जिस केस के सिलसिले में गए थे तो 1 साल में तो वो केस सॉल्व हो गया, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की वहां पर स्थापना की, और जो गिरमिटिया पद्धति जो थी उसका वो विरोध करने लगे। उसमें भी सफलता मिली इनको 1897, लेकिन ये 1896 में ही भारत वापस आ गए। फिर क्या कारण था इनको दोबारा जाना पड़ा? कभी तो फिर दक्षिण अफ्रीका गए, दोबारा गए। बोर युद्ध। कौन सा युद्ध? बोर युद्ध। ये डचों और अंग्रेजों के बीच में दक्षिण अफ्रीका में जो ट्रांसवाल क्षेत्र है, सोने और हीरे का जो क्षेत्र है, सोना चांदी के लिए जो फेमस क्षेत्र है, उस क्षेत्र की अधिकारिता को लेकर इनके बीच में युद्ध हो रहा था। और अंग्रेज चाहते थे कि गांधी जी जो है उनका सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत से भारतीय जो थे, सेना में जो सिपाही थे वो सब भारतीय थे वहां पर, तो वो चाहते थे। और गांधी जी फिर वहां गए, एक एम्बुलेंस सेवा शुरू की घायलों की रक्षा के लिए, समाज सुधारक के रूप में। और इस तरीके से वहां पर वो अंग्रेजों की का सहयोग करते रहे, घायलों का सहयोग करते रहे, और इनको गोल्ड पदक मिला। जब अंग्रेज इस युद्ध में विजयी हो गए तो गांधी जी को कौन सा पदक दिया? गोल्ड पदक दिया। इस बीच की एक घटना हमने पढ़ी थी, ग्रीन पंपलेट हमने पढ़ा था। और उसमें उन्होंने, जब वो वापस आ रहे थे, जहां से वापस आ रहे थे, तब उन्होंने अपनी पूरी यात्रा वृत्तांत लिखा था कि दक्षिण अफ्रीका में उन्हें किस प्रकार रंग भेद नीति का सामना करना पड़ा। और जब वो राजकोट आए तो उन्होंने वो पंपलेट छपवाए और सब लोगों में वितरित किए थे। यहाँ तक पढ़ लिया था हमने, बोर युद्ध पढ़ लिया था। कब वापस आए थे वो? 1896, और 1901 में पुनः वापस चले। अब 1901 में जाने के बाद पुनः वापस आते हैं, दूसरा राउंड उनका। और अभी तक जो थे वो अकेले जाते थे, लेकिन 1902 में परिवार के साथ दक्षिण अफ्रीका शिफ्ट हो गए। 2 बच्चे उनके, है ना, 2 ही बच्चे थे शुरुआत में, और उनके साथ में वो दक्षिण अफ्रीका चले गए। 1902 में पुनः पूरे परिवार के साथ दक्षिण अफ्रीका चले गए।
जोहान्सबर्ग में वकालत का पंजीयन कराया। जोहान्सबर्ग में वकालत का पंजीयन कराया। राहिला बेन, नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, कौन थी उनकी सिस्टर, उनको भी साथ लेके गए। राहिला बेन को भी साथ में लेकर गए। अब हम बात करते हैं फिनिक्स फार्म। फिनिक्स फार्म, फिनिक्स फार्म, फिनिक्स फार्म 1904। अब ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ की? ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं और हम ढूंढते रहते हैं, अहमदाबाद होगा, गुजरात में कहाँ होगा, है? तो बड़ी दिक्कतें हो जाती है कभी कभी। तो फिनिक्स फार्म 1904 में धार्मिक संगठन था ये। सॉरी, शिक्षा के ऊपर कार्य करता था। स्वावलंबन, सत्य, स्वावलंबन, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, इन बातों पर चर्चा होती थी यहाँ पर। और जो सबसे मेन क्वेश्चन है वो छूटा है अभी इसमें, कहाँ की गई थी फिनिक्स फार्म की स्थापना? दक्षिण अफ्रीका में की थी। क्या बात है, आपको कितना पता रहता है। लेकिन यही क्वेश्चन यदि बन जाए तो दक्षिण अफ्रीका के चारों शहर दे दिया जाए, डरबन, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए हमें उस शहर का नाम भी लिखना है, वो है जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग में ही तो उन्होंने वकालत का पंजीयन भी कराया था। अब एक आदमी दो जगह से काम तो नहीं कर सकता। अब जैसे मैं निःशुल्क कोचिंग पढ़ाता हूँ, यहीं पे पढ़ाता हूँ तो काम चल जाता है। यहाँ से 2 किलोमीटर कोई संस्थान में मुझे बोले कि आप यहाँ आके पढ़ाओ, तो मैं सक्षम है क्या, संभव है मेरे लिए? बिल्कुल भी नहीं। वह जोहान्सबर्ग में ही वो वकालत भी करते थे और वहीं पर वो एक आश्रम बनाए, फार्म बनाए और वहीं पर ये सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह जैसे मुद्दों पर वो चर्चा भी करते रहते थे। शिक्षा के ऊपर भी वो बात करते रहते थे। क्लियर हो गया? फिनिक्स फार्म कहाँ पर? जोहान्सबर्ग में। कब? 1904। 1904। अब यहाँ जो चर्चाएं होती थी, जो भी निष्कर्ष निकाला जाता था, उसके जो लेख जो है वो किस समाचार पत्र में प्रकाशित होते थे? अब गांधी जी ने समाचार पत्र निकाले, लेकिन अलग अलग। जैसे जो ब्रिटेन में जब रहते थे तब वेजिटेरियन नामक पत्रिका में उसके लेख प्रकाशित होते थे, और जब दक्षिण अफ्रीका में थे तब कौन सी पत्रिका में उनके लेख प्रकाशित होते थे? ऐसे सरल सरल क्वेश्चन बन जाते हैं। और फिर भी हम सातनकर सर को याद करते रहते कि इन्होंने पढ़ाया से नहीं उनको। गांधी जी पढ़ाया लेकिन ये नहीं पढ़ाया, तो दिक्कत हो जाती है उसमें, है? तो वो प्रकाशित होते थे इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन लेख प्रकाशित करने के लिए इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन शुरू किया। अब ये भी याद रखना है अपने को, इंडियन ओपिनियन। ये कहां से? जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक। प्रारंभ में कितने भाषाओं में? ये भी कौन सी क्वेश्चन आईएएस में बन गया। 4 भाषा दी है कि ये किस भाषा में प्रकाशित नहीं होता था, ऐसा क्वेश्चन बना था। तो प्रारंभ में 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, और एक कौन सी भाषा में होगा? तमिल। हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और तमिल। गुजराती और तमिल। गांधी जी के एक मित्र थे, कोई किसी को पता है क्या उनके मित्र का नाम?
कोई भी एक मित्र का नाम बता दो, एक व्यक्ति का एक मित्र तो हो नहीं सकता, ढेर सारे होते हैं, लेकिन एक मित्र तो जीवन में होना भी चाहिए, उसके बगैर काम नहीं चलता। तुम्हारा तो है नहीं अभी, है कि है? चलो अच्छी बात है, थोड़ी देर से कान में बता देना मुझे। तो गांधी जी के एक मित्र का नाम नहीं पता? एक मित्र, एक आध मित्र का नाम? सर उनकी बहन का नाम पता है, अमीषा बहन थी, उनके भाई जो थे उनके मित्र थे, लेकिन उनका नाम नहीं आता। हाँ, ऑनलाइन वाले बताएं कोई उनके मित्र का नाम? एक कोई शतावधानी व्यक्ति भी कहलाते हैं। जी सर। क्या नाम था उनका? उनका नाम भी नहीं पता, उनका नाम भी नहीं पता। चलो धीरे धीरे हम पढ़ते रहेंगे। उनके एक बड़े घनिष्ठ मित्र थे, उनका नाम था मदन जी। ठीक है, मदन जीत द्वारा इंडियन ओपिनियन को प्रकाशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और मनसुख लाल झागर इसके संपादक थे। संपादक कौन थे? मनसुख लाल झागर। क्लियर हो गया ये? दो चीजें हमने पढ़ी, फिनिक्स फॉर इंडियन ओपिनियन। अब इसके बीच ये दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इंडिया में नहीं ढूंढेंगे हम इनको, कहाँ ढूंढेंगे? सीधे दक्षिण अफ्रीका में। अब ब्लेड एक्ट, शांतनु जी कुछ बताएंगे क्या इसके विषय में? ब्लेड एक्ट एक वहां कानून था जिसे सरले कानून कहते हैं, सरले कानून। और उसके तहत ये था, विवाह का पंजीयन कराना अनिवार्य था, और विवाह का पंजीयन नहीं कराते थे तो उस विवाह को शून्य घोषित कर दिया था, अवैध माना जाता था। अवैध कर दिए तो फिर क्या होगा? फिर वो बच्चे यदि है तो फिर वो संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं माने जाएंगे, है ना? या फिर तलाक चाहिए वो किसी को तो बोलेंगे कि तुम्हारा विवाह कब हुआ था, और विवाह ही नहीं हुआ है तो फिर तलाक कैसा? ढेर सारी दिक्कतें होती थी फिर उसमें। तो इसलिए क्या था, विवाह का पंजीयन कराना अनिवार्य था। आपको उसी के बारे में, आपने तो पंजीयन कराया नहीं है। तो इस सरले कानून क्या बताया मैंने? विवाह का पंजीयन अनिवार्य और नहीं करने पर विवाह अवैध माना जाता था। इस एक्ट का विरोध करने के लिए एशियाटिक पंजीकरण विधेयक लाया गया। एशियाटिक पंजीकरण विधेयक लाया गया, जिसे ब्लेड एक्ट कहा गया। ब्लेड एक्ट कहा गया। क्लियर? इस कानून का विरोध करने के कारण पहली बार कस्तूरबा को गिरफ्तार किया गया। पहली बार कस्तूरबा जी को गिरफ्तार किया गया। पहली बार
कस्तूरबा जी को गिरफ्तार किया गया। अब एक बड़ा शब्द हम पढ़ेंगे, बड़ा शब्द सत्याग्रह। सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए आग्रह, ठीक है। सत्याग्रह पहली बार प्रयोग कहां पर किया था? देखो छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। ये तो हम तब से जानते हैं सत्याग्रह को जब से गांधी जी को जानते हैं, लेकिन इसी से संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं और वो हमसे गलत हो जाते हैं। यदि यही पूछो कि भारत में सबसे पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था गांधी जी? हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे? 1917 में। कौन सा आंदोलन था? चंपारण। बहुत ही तारीफ करना चाहिए, चंपारण, ठीक। उसी प्रकार पहली बार प्रयोग कब किया था? पहली बार प्रयोग कब किया था? अब तो भारत वाली कंडीशन नहीं है उसमें। पहली बार प्रयोग कब किया था? तो यही 1907 में लिखेंगे। सत्याग्रह का पहली बार प्रयोग जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में 1907 में किया, और वही भारत में पहली बार प्रयोग, भारत में पहली बार प्रयोग 1917 में किस स्टेट में किया था? अब ये भी बता दो विजय जी। सर उत्तर प्रदेश। उन्होंने सही बोला, आपने भी सही बोला, बिहार। चंपारण का है बिहार में, ठीक। तो 1917 में भारत में चंपारण बिहार में किया था, चंपारण बिहार में किया था, चंपारण बिहार में किया था। क्या अर्थ होता है सत्याग्रह का? सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह करना है, लेकिन वो दोनों तरीके से है, मन से भी और वचन से। सत्याग्रह मतलब अंतरात्मा से होना चाहिए सत्याग्रह, सत्य का प्रयोग है। ये उनकी विशेष बात है इसमें। 1908 में जोहान्सबर्ग में पहली बार महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार किया गया। एक नाटक देखा था उन्होंने, कौन सा नाटक देखा था? सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र। और उस नाटक को देखकर ही उन्हें सत्याग्रह की प्रेरणा मिली। पता है आप लोगों को सत्य हरिश्चंद्र ये नाटक क्या है? नहीं पता? आपको तो पता ही होगा, आपको भी नहीं पता? नहीं, प्रिया को पता है? नहीं पता, लेकिन सत्यवादी सत्यवादी हरिश्चंद्र नाम तो सुना होगा। उनकी प्रेरणा, हाँ, उनकी प्रेरणा प्रेरणा से क्या हो गया? गांधी जी उनसे प्रेरणा मिलती थी। हाँ, तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, मैं क्या मना करता? पर ये हरिश्चंद्र कौन थे ये भी तो पता होना चाहिए। भारत की पहली हिंदी फिल्म जो है, बोलती हिंदी फिल्म, ये यही थी, मूक थी शायद, मूक थी। नहीं, वो तो भारतेंदु हरिश्चंद्र अलग थे, सत्यवादी हरिश्चंद्र ये भी। एक राजा हुआ करते थे हरिश्चंद्र, वो हमेशा सत्य बोलते थे, सत्य बोलते थे, कभी झूठ बोलते ही नहीं थे। तो ईश्वर ने सोचा यार ये कितना सत्य बोलता है, चलो हम इसकी परीक्षा ले लेते हैं। उसकी परीक्षा ली और बोला कि मुझे क्या दोगे तुम?
ऐसा कुछ दे दो कि मैं खुश हो जाऊँ। बोले ठीक है मैं दे दूँगा, जो मांगोगे वो दे दूँगा। उन्होंने सब कुछ उसका राजपाट मांग लिया और अपने यहाँ बोले कि तुम हमारे यहाँ नौकरी करने लग गए। नौकरी करने लग गए, उनके यहाँ काम करते थे। तो उनकी पत्नी भी थी और बच्चा भी था, पत्नी भी थी और बच्चा भी था। तो बोले कि काम, भाई जो काम करेगा उसी को पैसे मिलेंगे, उसी को खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो उनकी पत्नी को घर का काम करना पड़ता था। बच्चा जो था वो फूल पत्ती लाना ये वो काम करता था। पिताजी जो थे वो शमशान घाट में मुर्दे जलाने का काम करते थे। ये तीनों अलग अलग काम करते। अब क्या हुआ कि वो जो बेटा है वो फूल तोड़ रहा था, उसको सर्पदंश हो गया और उसकी डेथ हो गई। तो उसकी माताजी जो है वो बच्चे को कहाँ ले गई, उसी कब्रिस्तान में ले गई, शमशान घाट पे ले गई और बोलते इसका दाह संस्कार करना है। वो बोलता मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। मैं बोले मैं अभी नौकरी पे हूँ, ये लकड़ी दूसरे की है, मुझे ये अपनी नौकरी मतलब अपनी ड्यूटी करना ही पड़ेगा, मुझे पैसा चाहिए। तो इतना मतलब ये सत्य की प्रेरणा गांधी जी को इस नाटक से मिली थी, सत्यवादी हरिश्चंद्र से। मतलब वो कभी झूठ नहीं बोल सकते थे। क्लियर हो गया? सत्याग्रह, सत्याग्रह का दार्शनिक आधार है क्योंकि उसमें देवत्व का अंश है, क्योंकि उसमें देवत्व का अंत है। सत्याग्रही को खुले दिमाग वाला व सहृदयी होना चाहिए, सहृदयी होना चाहिए। एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं, लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय इनसे भी बहुत अधिक प्रभावित थे। एक तो सत्यवादी हरिश्चंद्र और दूसरा को लियो टॉलस्टॉय। लियो टॉलस्टॉय दक्षिण अफ्रीका के ये समाज सुधारक दार्शनिक थे। 1909 में गांधी जी ने इनसे पत्राचार किया पहली बार। उन्नीस सौ दस में 10,000 एकड़ जमीन, 10,000 एकड़ जमीन जोहान्सबर्ग में प्राप्त की और टॉलस्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी जी। देखो हमने एक फिनिक्स फार्म पढ़ दिया। फिनिक्स फार्म की स्थापना 1904। टॉलस्टॉय आश्रम 1910। लेकिन दोनों जोहान्सबर्ग में। लियो टॉलस्टॉय कहाँ के रहने वाले थे? अभी मैंने बता दिया, लेकिन शांतनु जी फिर से बताएंगे। कहाँ के दार्शनिक विचारक थे टॉलस्टॉय? लियो टॉलस्टॉय ये दक्षिण अफ्रीका की नहीं थे, ये रूसी दार्शनिक थे। लियो टॉलस्टॉय कहाँ के? लिखेंगे इसे, रूसी दार्शनिक विचारक एवं समाजसेवी। रूसी दार्शनिक विचारक एवं समाज सेवी। इनकी एक बुक थी, द किंगडम ऑफ गॉड। द किंगडम
of God is within you. The kingdom of God is within you. ये किसकी बुक है? लियो टॉलस्टॉय। इस बुक ने इन्हें बहुत अधिक प्रभावित किया था। इसी प्रकार एक विचारक थे जॉन रस्किन। जॉन रस्किन बड़े सीधी सी बात है, जब भी दो अच्छे लोग मिलते हैं तो वहां इतिहास बनता ही है। तब जब गांधी जी इतने अच्छे विचारकों से, अंतरराष्ट्रीय विचारकों को पढ़ते थे, तो सीधी सी बात है कि उनके चरित्र का विकास तो होगा, अच्छी बातें तो उनके अंदर आएगी। मैं भी कई बार बोलता हूँ कुछ अच्छा बनना है, अच्छे विचार यदि मन में लाना है, तो हमें इन अच्छे लोगों के विचारों को पढ़ना। स्वामी विवेकानंद को पढ़े, आप गांधी जी को पढ़े, अंबेडकर को पढ़े, राम मनोहर लोहिया जी को पढ़े, तो हमारी समझ विकसित होती है कि हमें जीवन में आगे क्या करना है, कैसे करना है। नहीं तो फिर लोग अब पढ़ते रहते हैं फिल्मी दुनिया की मैगजीन और ये, उससे हमें कुछ अच्छा तो सीखने को मिलता है क्या? कभी कुछ नहीं। तो एक थे जॉन रस्किन और इनकी बुक थी अनटू दिस लास्ट। और गांधी जी का जो एक सिद्धांत है सर्वोदय जो सिद्धांत है वो कहां से लिया है? अनटू दिस लास्ट से लिया है। अनटू दिस लास्ट से लिया है। इसी प्रकार गांधी जी पर प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, व थोरो अमेरिकन दार्शनिक थे। थोरो का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। अंत्योदय वाली जो बात है वो रस्किन से ली उन्होंने, सर्वोदय, अंत्योदय, ये थोरो किससे? रस्किन से ली। क्लियर हुई ये बात? कौन कौन से विचारकों का, दार्शनिकों का उनके ऊपर प्रभाव पड़ा है। लियो टॉलस्टॉय फार्म 1910 का जोहान्सबर्ग में। टॉलस्टॉय कौन थे? रूसी दार्शनिक थे। गांधी जी ने 1909 से इनसे पत्राचार करना शुरू किया था। उनकी एक बुक थी, क्या? द किंगडम ऑफ गॉड। इतना ही याद कर, द किंगडम ऑफ गॉड। अब गांधी जी वहां से वापस कब आते हैं? 9 जनवरी 1915। ये भी एक इतिहास वाला दिन है। 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं हम इसे। प्रवासी भारतीय दिवस। S.M. सुदीप, सुदीप जहाज से वो भारत आए, जहाज से भारत आए। बंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे।
बंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे। अब देख सकते हो वो मैप है ना, मैप दिख रहा है आपको, भारत, और भारत के बगल में इस साइड में क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है। तो इधर कलकत्ता तो नहीं जा सकते थे वो, नहीं जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया से जाते तो फिर कलकत्ता जाते हैं। अब वो किधर से गए थे, दक्षिण अफ्रीका से गए थे, तो कहाँ जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे। अब ये क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, तो हमारे दिमाग में फट से मैप आ जाना चाहिए और तर्क लगा लेना चाहिए कि वो किस बंदरगाह पर गए। तो किस बंदरगाह पर गए, मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे। वहां पर जहांगीर पैट्रिक भवन में स्वागत किया। जहांगीर पैट्रिक भवन में स्वागत किया। ये क्वेश्चन बन जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, बड़े कठिन होते हैं ये क्वेश्चन। जिसने पढ़ा है या पढ़ने के साथ साथ जिन्होंने मनन किया है वो, नहीं तो पढ़ते तो लोग बहुत कुछ है, लेकिन जब तक उसके बारे में सोचते समझते नहीं है, ध्यान देते नहीं है कि ये कहाँ काम में आएगा, क्या उपयोगिता होगी, तब तक वो याद होता नहीं है ना। कुछ लोग आंखें बंद करके पढ़ते रहते हैं। जैसे कोई रेस लगाई हो कि मुझे आज दिन भर में 300 पेज पढ़ना है, तो ये कोई पढ़ाई हुई क्या? हम क्या किताब पढ़ने के लिए किताब पढ़ते हैं क्या? नहीं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ते हैं, कुछ याद करने के लिए पढ़ते हैं, कुछ समझने के लिए पढ़ते हैं। तो फिर उसमें तर्क वितर्क ये वो करना पड़ेगा, तब तो हमें याद रहेगा। तो कहाँ पर, बंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे। किस जहाज से गए थे वो, SM सुदीप जहाज से गए थे। जहांगीर पैट्रिक भवन में उनका स्वागत हुआ। तो पब्लिक में भी इतने दिनों के बाद कोई व्यक्ति, और वो भी कैसा, विजेता के रूप में आए थे, कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को उनके अधिकार दिलाए थे। और लोगों की, यहाँ के लोगों को बड़ी उम्मीद थी भारतीयों को। क्या उम्मीद थी सरिता? कि 20 तारीख को गरबे का प्रोग्राम होगा ये उम्मीद थी क्या गुजरात में? और सब लोग फिर अब उनको मुख्य अतिथि बनाकर सब लोग आसपास डांडिया खेलेंगे, ऐसी कोई उम्मीद थी नहीं। क्या उम्मीद थी? कि भारत भी गुलाम है, और जो विजेता होता है ना, उससे उम्मीद रहती है कि जब ये वहां कर सकता है, हमारे लिए क्यों नहीं? तो ऐसे उम्मीद थी लोगों को। तो जैसे ही वो भारत में उनका आगमन हुआ, सब लोगों ने जोरदार उनका स्वागत किया। 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना नहीं बोलता मैं, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश का हूं। तो जो लोग YouTube के ज्यादा शौकीन है उनको पता है स्थापना हुआ था इनको वो लैंग्वेज बड़ी पसंद है यूने जी को, वो वैसे ही कुछ टोन में बोलने की भी कोशिश करते हैं। तो कब सत्याग्रह आश्रम की स्थापना? 1915 में। कहाँ की होगी? जोहान्सबर्ग में, या कहाँ की होगी? भारत में, और अहमदाबाद में। तो लिखेंगे कि अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना, और इसी आश्रम को 1917 में क्या नाम दिया गया? साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम। साबरमती नदी के किनारे होने के कारण इसे साबरमती आश्रम का नाम दिया गया। और गांधी जी 1915 से 1935 तक लगभग 20 साल तक इसी आश्रम में रहे। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। 1915 से 1935 तक इसी आश्रम में रहे। एक था वहां पे हृदय कुंज, उस आश्रम का एक पार्ट था हृदय कुंज।
जिसमें गांधी जी रहते थे। वो आश्रम मतलब बड़ा आश्रम था, तो अलग अलग पार्ट थे। तो हृदय कुंज में गांधी जी रहते थे। एक है विनोबा मीरा कुटी, एक थी विनोबा मीरा कुटी, विनोबा मीरा कुटी। याद होगा आप लोगों को? नहीं होगा, मुझे याद है। एक बड़े गांधीवादी नेता विनोबा भावे, जिन्होंने 1950 में भूदान आंदोलन चलाया था, और प्रथम भारतीय थे जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। प्रथम भारतीय जिन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला था। तो चूंकि ये उस कुटी में रहे थे, तो इसलिए उसका नाम क्या रखा? विनोबा कुटी। फिर वो दक्षिण भारत में चले गए, तो फिर बाद में मीराबेन रही वहां पर, तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया बाद में? मीरा कुटी। इसलिए हमने क्या नाम लिखवाया? विनोबा मीरा कुटी। उसमें लिखेंगे कुछ। इसमें कुछ समय के लिए आचार्य विनोबा भावे रुके थे, बाद में मीराबेन भी रुकी थी। एक है नंदनी कुटिया, और कुछ नहीं बोला मैंने, कुटिया बोला। नंदनी कुटिया, ये था अतिथि कक्ष। ये क्या था? अतिथि कक्ष। और जो भी गांधी जी से मिलने के लिए जाते थे तो वो वहां पर रुकते थे। और गांधी जी से मिलने के लिए वहां गुरुदेव गए थे, गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, ये वहां पर रुके थे। एक था वहां पे बाकी रसोई, बाकी रसोई, बा मतलब विजय, बा मतलब कस्तूरबा जी, है ना? बाकी रसोई, बाकी रसोई। अब हम पढ़ेंगे भारत में गांधी जी का राजनीतिक जीवन। भारत में गांधी जी का राजनीतिक जीवन। भारत में गांधी जी का राजनीतिक जीवन। कॉपी है कि तुम्हारे पास किसी पास में इसका, जो मैंने पढ़ाया था पहले कभी? गांधी युग से है आपके पास? अभी लाए हैं, देखो। गांधी का राजनीतिक जीवन की बात करें तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत में आए, और जो गोखले जी थे उनकी मदद से इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता दी। और जब इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ली, गुरुजी ने बोला कि आप जो है सदस्यता तो ले ली है आपने, लेकिन राजनीतिक पारी शुरू करने से पहले उनको भारत भ्रमण की सलाह दी कि आप पूरे भारत का भ्रमण करें, यहाँ की परिस्थितियों से अच्छे से वाकिफ हो जाए। उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया। अभी एक क्वेश्चन हमने पूछा था कि भारत में सत्याग्रह शब्द का प्रयोग उन्होंने कहाँ किया था, तो उसका उत्तर क्या था? चंपारण। चंपारण 1917। और चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। तो बिहार में उनके द्वारा राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत। तो सबसे पहले हम चंपारण की बात करते हैं। चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन 1917 गांधी जी के नेतृत्व में भारत में चला गया पहला आंदोलन। कौन सा है? चंपारण। ये
कौन सा आंदोलन था? जैसे पूछ लिया जाता है, गांधी जी के द्वारा चलाया गया पहला औद्योगिक आंदोलन कौन सा था? तो उसमें चंपारण नहीं आता है ना, अहमदाबाद मिल मजदूर वाला आता है। तो ये कौन सा था? किसान आंदोलन। ये कौन सा था? किसान आंदोलन। और ये तीन कठिया पद्धति के विरोध में था। तीन कठिया पद्धति, तीन कठिया पद्धति, तीन कठिया पद्धति के विरोध में। ये क्या होता है तीन कठिया पद्धति? प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे, तीन कठिया पद्धति, तीन कठिया पद्धति मतलब, तीन कठिया का मतलब क्या होता है? 3/20, 3/20। मतलब जितनी भूमि है किसी किसान के पास में, उसको 20 भागों में बांट देते थे और उसके 3 हिस्सों में खेती करना होता था। काय की? कविता की। नील की खेती करना होता था। काय की? नील की खेती करना होता था। नील की खेती करना अनिवार्य था। नील विद्रोह भी पढ़ेंगे आगे, है ना, नील आंदोलन भी पढ़ेंगे। तो नील की खेती करना अनिवार्य था और किसान करना नहीं चाहते। किसान की खेती करना नहीं चाहते क्योंकि नील कोई खाद्यान्न तो है नहीं, खाने की चीज तो है नहीं। ब्रिटेन में जो कपड़ा बनता था उसको रंगने के लिए नील की खेती करवाते थे, कलर खेती। फिर ये करना नहीं चाहते थे उसके लिए। और चूंकि इन्होंने एग्रीमेंट साइन कर लिए थे पहले, वो क्या करते थे? पहले इनको एडवांस पैसे दे देते थे, मजबूरी में इनको खेती करना पड़ता था और वही लोग खरीदते थे। तो वो कीमत कम कीमत पर खरीदते थे, इनको नुकसान होता था। अब ये चाहते थे कि उस एग्रीमेंट से इनको बरी कर दिया जाए और उसके लिए वो पैसे मांगते थे, उसके लिए पैसे मांगते थे। क्लियर हो गई बातें? तो बिहार के चंपारण में तीन कठिया पद्धति के विरोध में अंग्रेजों द्वारा 3/20 भाग पर नील की खेती अनिवार्य कर दी थी। ये वहां की पृष्ठभूमि हो गई। और वहां पर एक किसान नेता थे, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। एक किसान नेता थे, सरिता जी, पता है आपको? नहीं, नेता तो होंगे क्या ना, भारत नेताओं की जन्मभूमि है क्या ना, पर कौन थे क्या थे हमें नहीं पता। तो एक नेता थे, उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। राजकुमार शुक्ल के निवेदन पर गांधी जी चंपारण गए थे। चंपारण गए थे। और यही छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं मैं, तो दिनेश कुमार के मुस्कुराते हुए जवाब नहीं देंगे। मुस्कुराते हुए जवाब नहीं देंगे। देखो, पहले मुस्कुरा दिया उन्होंने, अब जवाब मिलेगा नहीं। यही कि बिहार के गांधी किसे कहते हैं? नहीं दिया ना जवाब। हाँ, ऑनलाइन वालों में से कोई बता सकता है? हाँ जी, गुड, बहुत शानदार। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के गांधी किसे कहते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरहरि पारेख, और वही अब शतावधानी व्यक्ति, गांधी जी के निजी सचिव। गांधी जी के निजी सचिव क्या नाम था उनका? महादेव भाई देसाई। लोग हरिभाऊ देसाई को भी समझ लेते हैं यही होंगे। नहीं, हरिभाऊ देसाई कौन थे? इंग्लिश जी आपको पता होगा, हरिभाऊ देसाई। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? महादेव भाई देसाई की बात कर रहे हैं। और एक नाम जो कंफ्यूज करता है वो है हरिभाऊ देसाई। कविता ने देखा होगा, गांव में गए हो कभी आपके? बुजुर्ग लोगों को देखा है आपने? देखा है बुजुर्ग लोगों को? क्या पीते हैं वो लोग? चाय पानी तो सभी लोग पीते हैं, लेकिन बुजुर्ग लोग क्या पीते हैं?
नहीं, हम इधर वाले गांव में नहीं गए थे, उनके गांव गए थे जहाँ महुआ नहीं होता। पता नहीं जैसे पता नहीं कुछ रहता था उसमें। चिलम पीते हैं, है ना? चिलम नहीं, बीड़ी। क्या पीते हैं? बीड़ी। और बीड़ी का जो बिंडल होता है वो हरे कलर में होता था पहले, और उसके ऊपर एक व्यक्ति की फोटो लिखी रहती थी और उस पर लिखा रहता था हरिभाऊ देसाई बीड़ी, है ना? हरिभाऊ देसाई बीड़ी। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? महादेव भाऊ देसाई, महादेव भाई देसाई। जेपी कृपलानी, ये लोग भी इस आंदोलन से जुड़े थे, ये लोग भी इस आंदोलन से जुड़े थे। जुलाई 1917 को सरकार द्वारा एक आयोग का गठन किया। और 3 कठिया पद्धति को समाप्त करने की अनुशंसा की गई, यह समाप्त कर दिया गया। और इन्होंने इनसे जो वसूली की गई थी ना राशि, जैसे वो जो एग्रीमेंट साइन कर लिया था और एग्रीमेंट रद्द करने के लिए वो लोग पैसे मांग रहे थे, और पैसे कई किसानों ने दे भी दिए थे। तो 25% राशि उनसे वापस भी कर रहे थे। उनको बोला कि आप जो लिया है पैसा उसका 25% किसानों को वापस करो। तो गांधी जी का पहला आंदोलन इंडिया में चंपारण, और वो भी कैसा सफल, सरकार को झुकना पड़ा। अभी तक तो कभी सरकार कोई जो नियम कानून बनाती थी लड़ देते थे, मार देते थे, लेकिन वापस नहीं लेते थे। पहली बार उन्होंने कोई जो बिल है, जो नियम था, उसको वापस ले लिया। पब्लिक बड़ी खुश हुई। अब बिहार में हुआ तो सोचते थे गुजरात वाले हमारे यहाँ पे कोई आंदोलन हो जाए, कई बुराइयां है इससे मुक्ति मिल जाए। उत्तर प्रदेश वाले सोच रहे वो भी कि हमारे यहाँ गांधी जी आ जाए, ठीक। और इस आंदोलन की सफलता के बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को क्या नाम दिया? महात्मा। क्या नाम दिया? महात्मा। आश्रम में रहते थे वो, तो महात्मा ही रह सकते हैं आश्रम में, ठीक। तो यह क्वेश्चन बन जाता है, किस आंदोलन की सफलता के बाद में गांधी जी को महात्मा कहा गया? चंपारण आंदोलन की सफलता के बाद में। किसने नाम दिया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गांधी जी ने क्या कहा? गुरुदेव। रविन्द्रनाथ टैगोर को गांधी जी ने क्या कहा? गुरुदेव। क्लियर हो गई चंपारण सत्याग्रह की बात? चंपारण सत्याग्रह। अब हम पढ़ेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह। अब ये जो आंदोलन है ये मजदूरों के लिए किया गया था, ये औद्योगिक उद्देश्य से किया गया था और ये कृषि आंदोलन था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। मजदूरों के लिए चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? किसानों के लिए चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था? ये 1918 में, 1918 में। प्रथम औद्योगिक सत्याग्रह भी बोला जाता है। मिल क्या होती है? हेमलेट मिल क्या होती है? मिल कपड़े वगैरह सूती बनाए जाते हैं, वस्त्र जहाँ बनते हैं, है ना? कारखाना। मिल का मतलब वस्त्र बनाने वाला कारखाना, कपड़ा बनाने वाला कारखाना। तो सबसे प्राचीन उद्योग भारत का यदि है तो वो कौन सा है? वस्त्र। सबसे बड़ा, सबसे बड़े स्तर पर जो कोई कारखाना यदि भारत का तो वो है वस्त्र उद्योग। प्राचीन समय से ही भारत के रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र जो है वो विश्व प्रसिद्ध हुआ करते थे। ढाका का मलमल जिसे कहते हैं, ढाका का मलमल।
इतना प्रसिद्ध था कि कोई अंग्रेज जो है एक साड़ी को माचिस के डिब्बी में बंद करके लेके गए थे, इतना मुलायम होता था। मतलब इतना भारत वस्त्रों के मामलों में प्रसिद्ध था। आप क्या सोच रहे हैं, हम भी लाएंगे? ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि अब वो कारीगर ऐसे बने नहीं है। तो फिर कौन इतना बड़ा बैग वैग लेके जाए, माचिस की डिब्बी लेके जाएंगे और उसमें भर के ले आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। पहले होता था लेकिन ऐसा, ठीक। तो वहाँ मजदूर काम करते थे और एक बीमारी फैली थी, जैसे अभी कोरोना आई थी, कोविड-19 2019 में, 20 में बड़ा विकराल रूप उसने धारण कर लिया था। हम खुशनसीब हैं जो अभी बने। कई लोग हमारे साथ वाले, हमारे हम उम्र लोग जो है वो इस दुनिया से जा चुके हैं। तो ऐसी घटना घटी थी 1917-18 में। कहाँ पर? गुजरात में। और वहाँ पे एक सूरत विशेष रूप से, और एक बीमारी फैली थी, उसका नाम था प्लेग। कौन सी बीमारी थी? प्लेग। ये बीमारी वो जो पिस्सू से फैलती है। चूहा जो है वो उसका वाहक होता है। तो बीमारी तो किसी और पे थी, शामत चूहों की भी आ गई उसमें बेचारों की। देखते बराबर गोली मारो, किसको? चूहों को, है ना। तो प्लेग की बीमारी फैल गई। अब क्या हुआ? अब बीमारी फैल गई, महामारी थी ये, महामारी थी। पूरे घर के घर पूरे साफ हो गए, 90% तक मजदूर उसमें एक्सपायर हो गए। अब मिल बंद हो गई और उनको बोला कि तुम काम पे अभी मत आओ। भाई मजदूर काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? काम नहीं करेगा तो खाएगा क्या? और जिसके घर में एक ही काम करने वाला हो, उसके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाए तो फिर क्या होगा उसके परिवार का? तो ये मजदूर मांग कर रहे थे बोनस की, कि हमें बोनस दे दो, फ्लैग का बोनस दे दो। शुरुआत में इनको कुछ वेतन बढ़ा के दिया और फिर कम कर दिया। तो उसके विरोध में ये चलाया गया था। तो ये प्रथम औद्योगिक आंदोलन 1918 गुजरात में चलाया गया था। और किस विरोध में चलाया गया था? फ्लैग के बोनस को लेकर। फ्लैग के बोनस को लेकर, फ्लैग के बोनस को लेकर क्या हुआ? जैसे ये महामारी शांत हुई तो इन्होंने क्या किया? वो अतिरिक्त जो राशि दे रहे थे उसे क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब मजदूर हो या कोई भी हो, एक बार वेतन बढ़ जाए फिर हमारी आदत हो जाती है उतना पैसा खर्च करने की, उसके अनुसार अपनी जरूरतों को एडजस्ट करने की। और अब हमारी आय को आधा कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, तो फिर गुजारा नहीं हो सकता। अब अभी मेरी वेतन आधी कर दे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, है? फिर अर्जुन को चाय नहीं पिलाऊंगा मैं, बैठा अभी पिला देता हूँ, फिर नहीं पिलाऊंगा, फिर पेमेंट ही आधा हो जाएगा तो क्या करेंगे? तो फिर अर्जुन को गुस्सा आ जाएगा, बोलेंगे सर तो ऐसे ही है, उनके घर जाओ 2-2 घंटे बैठो चाय भी नहीं पिलाएंगे, ऐसा हो जाएगा ना फिर। तो मजदूरों के साथ में भी यही हुआ। तो उन्होंने विरोध किया कि भाई हमारा जो बोनस है अब रहने दो, उतना ही रहने दो। लिखेंगे प्लेग का प्रकोप खत्म होने के पश्चात मालिक प्लेग के बोनस को खत्म करना चाहते थे। अब उस समय यदि हम पृष्ठभूमि देखें तो 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध, और प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ? सारे देश के संसाधन खत्म हो गए, और संसाधन जब खत्म हो गए तो महंगाई बढ़ गई। जैसे अभी बढ़ी है ना हमारे देश में महंगाई, वैसे उस समय पूरी दुनिया में महंगाई छाई हुई थी। और ये लोग, महंगाई बढ़ रही है और ये लोग ऊपर से क्या बोल रहे? वेतन कम करने की बात कर रहे थे। तो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप बढ़ी हुई महंगाई के कारण मजदूर इस बोनस को चालू रखना चाहते थे। इस आंदोलन में मिल मालिक
अम्बालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन, ये हेमलता ने बताया था कि मुझे अनुसुईया बेन जो है वो नाम याद आ रहा है, पर उनके भाई का नाम याद नहीं आ रहा। चलो सही थे आप एकदम। तो मिल मालिक अम्बालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन गांधी जी की प्रमुख सहयोगी थी। गांधी जी की प्रमुख सहयोगी थी। कौन सहयोगी थे? क्या नाम इनका? विजया बता दें। जो गांधी जी के सहयोगी थे इस आंदोलन में। सर उनकी बहन थी, वो नहीं थे, है ना? अम्बालाल साराभाई थे क्या? नहीं। क्यों नहीं थे? क्योंकि वो मिल मालिक थे। उनके विरुद्ध तो आंदोलन नहीं चल रहा था, तो वो सहयोग करेंगे क्या? नहीं। ऐसा नहीं कि वो अकेले थे, ऐसे ढेर सारे मिल मालिक थे, लेकिन मिल मालिकों का भी संगठन होता है, और वो लोग मिल मालिक जो है बोलेंगे धंधे में दोस्ती। इनकी एक हैबिट होती है, एक कोड वर्ड होता है, दोस्ती निभाना है तो घर आओ, खाना खाओ, चाय पियो, सब करो, लेकिन धंधे में कोई दोस्ती नहीं। तो ये गांधी जी के मित्र थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस आंदोलन में सहयोग नहीं किया था। किसने? अम्बालाल साराभाई जी के द्वारा। सरकार ने पहले 20% बोनस दिया, परंतु मजदूरों ने इसे स्वीकार नहीं किया। मजदूरों ने इसे स्वीकार नहीं किया। गांधी जी द्वारा पहली बार क्या किया गया? पहली बार, हाँ जी, उपवास को और क्या बोलते हैं? भूख हड़ताल, है ना? भूख हड़ताल की गई। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल की गई? सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था? चंपारण में। लेकिन भूख हड़ताल कब की गई? अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह के दौरान पहली बार भूख हड़ताल की गई। अब सरकार ने बोला कि अब तो बड़ी दिक्कत है यहाँ पर, मिल मालिक भी मानने को तैयार नहीं है, मजदूर भी मानने को तैयार नहीं है, तो क्या किया जाए? एक अलग से कोई न्यायाधिकरण गठित कर दिया जाए, एक समिति बना दी जाए। अब ये मजदूरों को भी सुनेगी, मिल मालिकों को भी सुनेगी, और जो होगा वो देखा जाएगा। तो फिर एक ट्रिब्यूनल का गठन किया गया, एक न्यायाधिकरण का गठन किया गया। मिल मालिकों द्वारा 35% बोनस देने की 35% बोनस देने की घोषणा की गई। 35% बोनस देने की घोषणा की गई। क्लियर हुए? ये भी सफल आंदोलन, ये भी सफल आंदोलन। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया इन्होंने, कौन सा? खेड़ा सत्याग्रह। ये भी 1918 में खेड़ा सत्याग्रह। कहां पर है खेड़ा? गुजरात में है। गुजरात के खेड़ा में किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन था। किसान आंदोलन। अभी जैसे फसलें बर्बाद हो जाती है तो किसान आंदोलन करते हैं, और क्या करते हैं? मुआवजे की मांग करते हैं कि सर्वे करो और हमें मुआवजा दे दो। कुछ किसान तो इसलिए फसल बोते हैं ताकि उनको मुआवजा मिल सके, है? ऐसा भी होता है। लेकिन उस समय अकाल पड़ गया,
फसल पूरी बर्बाद हो गई। किसान तो ये मांगने की हिम्मत नहीं कर रहा था कि हमें मुआवजा दो। वो किसान सिर्फ इतना बोलना चाह रहा था कि जो आप लगान वसूल कर रहे हो, ये लगान तो कम से कम वसूल मत करो। लेकिन सरकार सुनने को खाली क्या मांगती किसान की? अकाल पड़ गया है, अकाल हो गया है, फसलों का उत्पादन हुआ नहीं, तो कम से कम इस साल हमसे लगान वसूल मत करो। लेकिन सरकार जो है जोर जबरदस्ती लगान वसूल कर रही थी। क्लियर मुझे? खेड़ा सत्याग्रह यही एक मुद्दा था। तो ये किसान आंदोलन था। अकाल से फसल नष्ट हो जाने पर भी भू राजस्व की वसूली की जा रही थी। इसके विरोध में 22 मार्च 1918 को 22 मार्च 1918 को मोहनलाल पांड्या के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया। मोहनलाल पांड्या के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया। गांधी जी इस आंदोलन से जुड़े। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल भी इस आंदोलन से जुड़े। सरकार ने गुप्त रूप से अधिकारियों से कहा कि जो किसान सक्षम है उससे ही लगान ले और बाकी को छोड़ दे। मतलब जो देता है उससे ले लो और जो नहीं ले रहा है उससे छोड़ दो। मतलब ये आंदोलन भी सफल हुआ। मतलब सरकार जो अनिवार्य था उसको क्या कर दिया? ऐच्छिक। अनिवार्य था उसे क्या कर दिया? ऐच्छिक कर दिया। तो ये आंदोलन धीरे धीरे खत्म हो गया। अब यहाँ पे एक बड़ा नाम आता है। किसका नाम है? बड़ा नाम। अरे यार मैंने इतने सारे नाम बताए। एक तो महात्मा गांधी, मोहनलाल पांड्या, वल्लभ भाई पटेल, विठल भाई पटेल, ये नाम बोले। इसमें से एक बड़ा नाम महात्मा गांधी तो है। एक नहीं और बड़ा नाम कौन सा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उनका नाम तो वल्लभ भाई पटेल था, पता है आपको? फिर सरदार कैसे? और वो तो गुजराती थे। महिलाओं ने उनको उपाधि दी थी। कहाँ की महिलाओं? कहाँ की? नहीं, बारदोली की, है ना? तो देखो अब यहाँ दो आंदोलन है। खेड़ा सत्याग्रह अलग है और बारदोली सत्याग्रह अलग है। तो ये याद रखना। कभी कभी हम यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि खेड़ा सत्याग्रह में उनका नाम आ गया तो खेड़ा सत्याग्रह के दौरान वहां जो महिलाएं थी उन्होंने सरदार की उपाधि दी थी। नहीं, बारदोली सत्याग्रह बाद में पढ़ेंगे अपन, 10 साल बाद होगा वो, 1928 या अभी 1918 में है। तो 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था और उस सत्याग्रह में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और उसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। तो इसलिए उन महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। बारदोली सत्याग्रह 1928। और अभी क्या पढ़ा हमने? खेड़ा सत्याग्रह 1918। याद रहेगा। अब देखो चूंकि हमें गांधी जी पढ़ना है और गांधी जी के साथ साथ हमें आधुनिक भारत का इतिहास भी पढ़ना है, तो इसलिए अब हम इसको यहीं पर एंड करेंगे। गांधी जयंती कल भी मना ली अपन ने, आज भी मनाई। तो अब कुछ घटनाएं गांधी जी के विषय में मैं ऐसे ही बता देता हूँ, अभी उसको नोट करने की जरूरत नहीं है। फिर जब हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे तब उसे कंटिन्यू करते रहेंगे। 1918 तक हो गया। 1918 में द्वितीय विश्व युद्ध
समाप्त हो गया। 19 में संधि हो गई, वर्साई की संधि। और उस बीच भारत में एक घटना घटी थी, रॉलेट एक्ट, जिसे गांधी जी ने काला कानून कहा था, रॉलेट एक्ट। और इसके तहत जो है शक के आधार पर किसी भी भारतीय को अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद किया जा सकता था, गिरफ्तार करके जेल में बंद किया जा सकता था। उस व्यक्ति को पूछने का अधिकार भी नहीं था। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी इसे कहा गया, गांधी जी के द्वारा काला कानून कहा गया। और गांधी जी चाहते थे कि हम इसका जोरदार तरीके से विरोध करें। फिर अलग अलग जगह पे उसका विरोध हुआ। और पंजाब में कौन विरोध कर रहे थे? पंजाब में नहीं जी, वो तो 1927 में जाएंगे, 28 में जाएंगे जब साइमन कमीशन आएगा। इस समय थे वहां के दो राष्ट्रवादी नेता, सैफुद्दीन किचलू, और एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू और एक डॉक्टर थे, नहीं, डॉक्टर सत्यपाल है ना, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ये विरोध कर रहे थे और इनको गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। और इनकी गिरफ्तारी का विरोध प्रकट करने के लिए अमृतसर में एक बाग में जो है एक शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। और वहां 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने गोलीकांड कर दिया। तो ये क्या कहलाया? जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसके बाद में एक घटना इनके साथ खिलाफत आंदोलन वाली घटी, रॉलेट एक्ट 1919, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। उसके बाद खिलाफत आंदोलन हम पढ़ते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध में दो पार्टियां थी, एक धुरी राष्ट्र और एक थे मित्र राष्ट्र। और तो मित्र राष्ट्र में तो ब्रिटेन वगैरह थे, ब्रिटेन, फ्रांस। धुरी राष्ट्र में थे ऑस्ट्रिया हंगरी। और उधर के जो खलीफा, वहां के जो सम्राट थे ऑस्ट्रिया हंगरी के, वो कौन थे? टर्की भी उसी में शामिल था। और वहां के खलीफा को पूरे दुनिया के जो मुसलमान थे वो अपना खलीफा मानते थे। तो भारतीय मुसलमानों ने इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया, जबकि नहीं देना चाहिए था, क्योंकि खलीफा दूसरी पार्टी में था और अंग्रेज दूसरी पार्टी में। भारतीयों ने इस आधार पर साथ दिया कि किसी कारणवश यदि टर्की की पराजय हो जाती है तो हमारे खलीफा के साथ कोई अपमानजनक संधि न की जाए। लेकिन अंग्रेज जीते और उन्होंने सेब्रे की संधि की, खलीफा को अपमानित किया। तो भारत और आसपास के देशों में एक आंदोलन शुरू हुआ, खिलाफत आंदोलन। और गांधी जी ने उस आंदोलन में सहयोग किया मुस्लिमों का। वो चाहते थे कि आज हम मुस्लिम संप्रदाय की मदद कर देते हैं तो फिर हम जो राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे हैं मुस्लिम लोग उसमें मदद करेंगे। और ये तो एक ईश्वरीय मौका समझते थे गांधी जी कि ईश्वर ने हमें या हिंदू मुस्लिम एकता का एक मौका दिया है और इसे हमें गंवाना नहीं चाहिए। और इन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया। फिर वहां देखा कि विश्व स्तर पर जो अंतिम खलीफा थे मुस्तफा कमाल पाशा, उन्होंने क्या किया? खलीफा के पद से इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया और बोला कि आज से कोई खलीफा नहीं, कोई कुछ नहीं, खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ? खिलाफत आंदोलन कमजोर हो गया, खत्म हो गया। अब गांधी जी ने बड़ा आंदोलन चलाया 1920 में। कौन सा? असहयोग आंदोलन। ऐसा लग रहा था कि ये सफल होगा। बड़ी तारीफ करते थे जो युवा ब्रिगेड थी ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, ये लोग बड़े खुश थे। सब कांग्रेसी थे, ये गांधीवादी थे, गांधी जी की विचारधारा बहुत विश्वास करते थे। लेकिन चौरा-चौरी कांड 5 फरवरी 1922 उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में, और गांधी जी अहिंसावादी थे और उसमें हिंसा हो गई। एक पुलिस थाने को इन्होंने आग लगा दी, 22 पुलिसकर्मी जलकर खाक हो गए। गांधी जी जब
तक जब ये घटना पहुंची तो उन्होंने इसे दैवीय चेतावनी के रूप में लिया और इस आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी और फिर वो आश्रम में सादा जीवन जीने लग गए। फिर ये ऐसे ही सामाजिक सुधार से संबंधित कार्य करने लगते और राजनीति से लगभग उन्होंने संन्यास जैसा ले लिया, दूरी बना ली राजनीति से। लेकिन फिर वापस आना पड़ा 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन। पंडित जवाहरलाल नेहरू उस समय अगुवा थे, नेतृत्व कर रहे थे पूरे देश का, और उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था। कहाँ हुआ था? कभी था 15 अगस्त पे भाषण सुना आपने किसी बुजुर्ग व्यक्ति का? वही बोलता है, मध्य रात्रि में रावी नदी के तट पर लाहौर में विशाल जनसभा को संबोधित किया था किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और उन्होंने बोला कि प्रत्येक भारतीय व्यक्ति अपने आप को स्वाधीन समझे और 26 जनवरी को पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा और एक बार नहीं, ये प्रतिवर्ष मनाया जाएगा, ये घोषणा करते हैं। और अंग्रेज यदि हमें स्वाधीन नहीं करते हैं तो फिर क्या करेंगे? हम एक बड़ा जन आंदोलन चलाएंगे। अब जन आंदोलन चलाना है तो लोकप्रिय नेता चाहिए, और वो लोकप्रिय नेता कौन है? महात्मा गांधी जी। गांधी जी ने बोला भाई मैं आंदोलन तो अभी नहीं चलाऊंगा, आंदोलन चलाने से पहले हम एक बार बात तो कर लें ब्रिटिश सरकार से। तो उन्होंने अपनी 11 सूत्री मांगे ब्रिटिश सरकार के सामने रखी, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। फिर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे नमक कानून भी बोला जाता है, उसमें दांडी यात्रा वगैरह सब एक कंटिन्यू पड़ेगा। उससे ब्रिटिश सरकार को थोड़ा सा लगा कि नहीं यार, एक तो सारा युद्ध जैसा माहौल है, दोबारा युद्ध होने की संभावना है, और ऊपर से भारत में ये अस्थिरता बनी हुई है, जब देखो तब डंडे लेके खड़े हो जाते हैं। तो क्यों न हम इस समस्या का कुछ स्थायी समाधान ढूंढ। अब दिक्कत ये थी कि भारतीय अंग्रेज यहाँ आते थे तो हम उनको भगाते थे, काले झंडे दिखाते थे, साइमन वापस जाओ के नारे लगाते थे। तो उन्होंने बोला भाई हम तुम्हारे यहाँ आके थक गए, अब एक काम करो, तुम ही हमारे यहाँ आ जाओ, तुम ही हमारे यहाँ आ जाओ। और उन्होंने बुलाया गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन के। अब जैसे अभी बैठे हो ना, एक के पीछे एक बैठे हो, एक के पीछे एक बैठे हो, तो आप दिख रहे हो, मुझे वो पूरी नहीं दिख रही है, नहीं दिख रही है, वो ऐसा होकर मुझे देखना पड़ता है, या उसे मुझे देखना है तो उसको भी ऐसा होके देखना पड़ता है। तो उन्होंने क्या किया, राउंड एक टेबल बनाया और उसके आसपास गोल घेरे में सबको बैठाला, ताकि सब लोग सामने रहे, कोई पीछे न रहे। भारत के सभी दल के नेताओं को वहां बुलाया और बोला सब लोग बताओ आपको क्या क्या चाहिए, सबको बराबर बराबर मौका दिया। इसलिए क्या बोला गया उसे, गोलमेज सम्मेलन, ताकि ऐसा नहीं कि यहाँ से कोई निर्णय ले और वहां जाके फिर तुम लोग झगड़ो कि हमें नहीं दिया, हमें नहीं दिया। इसलिए सब लोग यहाँ बता दो सामने बैठ के, और फिर जो भी निर्णय होगा वो अंतिम होगा। लेकिन वहां पर भी कोई निर्णय उसका नहीं निकला। तीनों गोलमेज सम्मेलन फेल हो गए 1930, 31, 32, तीनों गोलमेज सम्मेलन फेल हो गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी धीरे 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 गांधी इरविन समझौता हुआ और धीरे धीरे खत्म हो गया। अंतिम अब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939, 1945। तब अंग्रेजों ने क्या किया, भारतीयों की बिना स्वीकृति के भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया, और भारतीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। गांधी जी अभी तक अहिंसावादी थे, लेकिन 1942 में बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। तब कई नेता जो थे वो चाहते थे कि अब हम कोई बड़ा आंदोलन नहीं करते, बार बार हम आंदोलन करके थक चुके हैं, तो ऐसा कोई डिसीजन तो हमारे पक्ष में होता नहीं है, जनहानि अलग होती है, उससे बेहतर है अब हम कुछ कानूनी लड़ाई लड़े, सारे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही कोई दबाव बनाते हैं।
और गांधी जी ने वहां चेतावनी दी कि यदि आप लोगों ने सहयोग नहीं दिया तो मैं यहाँ की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। किसने बोला ये? गांधी जी। और क्या नारा दिया? डू और डाई, करो या मरो। कब दिया? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में। फिर दबाव पड़ा अंतरराष्ट्रीय, तो उन्होंने बैबल योजना, ढेर सारी योजना आई। मुस्लिम लीग ज्यादा सक्रिय हो गया, वो बोलता है बांटो और छोड़ो, पृथक पाकिस्तान की मांग। अब क्या? बांटो और छोड़ो। तो अंत में कैबिनेट मिशन योजना, उन्होंने बोला कि भारत को स्वतंत्र करना है, फाइनली भारत को स्वतंत्र करना है, कैबिनेट मिशन योजना। और इस आधार पर पढ़ लिया अपन ने संविधान सभा का गठन। लेकिन मुस्लिम लीग ने स्वीकार नहीं किया, विरोध किया उसका, बोले कि सब कुछ करो लेकिन पहले बांटो, पहले बांटो, हमारा बंटवारा पहले कर दो, उसके बाद। फिर लॉर्ड माउंटबेटन, उनकी माउंटबेटन योजना, और भारत क्या हो गया? स्वतंत्र हुआ। लेकिन स्वतंत्र होने से पहले दो भागों में विभाजन। और गदर 1947 का गदर मूवी तो देखी होगी आपने, उसमें दिखाया है ना 1947-48 का। गांधी जी ने क्यों भारत विभाजन को स्वीकार किया? तो इस गदर के कारण। मतलब पाकिस्तान से जो ट्रेन आई थी तो उसमें पूरी लाशों से भरी हुई थी, उस पर लिखा हुआ था जिन्ना का नेहरू जी को तो सब बोला जाता है। तो इस तरीके से मतलब बहुत रक्तपात, खून खराबा हो रहा था, हिंसा हो रही थी, इसलिए गांधी जी ने भी स्वीकृति दे दी कि नहीं, अब इसके अलावा दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। और ये बात जो है कुछ लोगों को बड़ी नागवार गुजरी, और फिर गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को। तो एक एक, अभी तो मैंने शॉर्ट में परिचय दिया है, एक एक घटना को हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम जो हमारा कंटिन्यू टॉपिक चल रहा है पॉलिटी वाला, उसे पढ़ेंगे, और कल हम आयोग को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। सार्थक पहल के साथ जुड़ने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।